हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो लेक्चर में। मैं हूं आपका दोस्त दीपेश गहलोत और हाजिर हूं आपके सामने अंतरराष्ट्रीय जगत से संबंधित और भारत के ऊपर प्रभाव डालने वाली एक खबर के ऊपर। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही मशहूर कार निर्माता कंपनी हुंडई के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है कहानी? खबर यह है कि जो मशहूर कार निर्माता कंपनी है हुंडई, वो लेके आई है अपना आईपीओ। बेसिकली ये जो हुंडई कंपनी है ये एक दक्षिण कोरियाई कंपनी है और फिलहाल की स्थिति में भारत के अंदर ये 14.2 करोड़ शेयर लेकर आई है आईपीओ के माध्यम से, और यहाँ पर लगभग लगभग 28,000 करोड़ रुपए भारतीय बाजार से लेकर जाने वाली है। तो ये खबर इतनी ज्यादा चर्चा में क्यों? तो ये खबर इतनी ज्यादा चर्चा में इसलिए है क्योंकि आज तक भारत के इतिहास में सबसे बड़ा आईपीओ आया है। मतलब आज तक 28,000 करोड़ रुपए, इतनी बड़ी रकम भारतीय बाजार से कभी भी एक बार में नहीं निकाली गई। तो हुंडई कंपनी ये करने वाली है। और दूसरी बात, इसको शक की नजरों से देखा जा रहा है। शक की नजरों से क्यों देखा जा रहा है तो इसकी मैं चर्चा करूंगा। एक शब्द होता है ऑफर फॉर सेल, और दूसरा शब्द होता है यहाँ पर आईपीओ। इनके मतलबों को समझेंगे और ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि हुंडई कंपनी ने क्या गेम करा है इसके अंदर, उसको थोड़ा मैं समझाने का आपको प्रयास करता हूँ। फिलहाल की स्थिति में हम तो इन कारों को तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते ही होंगे। हुंडई कंपनी के माध्यम से संचालित करी जाती है, बनाई जाती है। वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट और इंडिया में भी सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है जो कार निर्माता की श्रेणी में सबसे आगे है। भारत में जो मारुति सुजुकी है, मारुति के बाद में ये कंपनी है जो इंडिया की जो लगभग मैक्सिमम आवश्यकताओं की पूर्ति करती है कार से संबंधित। और इस कंपनी का आया है फिलहाल की स्थिति में आईपीओ। इसके आईपीओ की शुरुआत 15 तारीख से 17 तारीख तक के लिए यहाँ पर अलॉटमेंट शुरू होने थे। मतलब यहाँ पर कोई व्यक्ति अप्लाई करना चाहे तो 15 तारीख से लेकर 17 तारीख तक वो अप्लाई कर सकता था, और 18 तारीख को ये अलॉटमेंट होगा, और 22 तारीख को ये अलॉटमेंट के बारे में पता पड़ेगा कि किस व्यक्ति को शेयर अलॉट हुए हैं या नहीं अलॉट हुए। इंडियाज बिगेस्ट आईपीओ, व्हाट्स देयर टू नो अबाउट द हुंडई इशू। फिलहाल की स्थिति में इनका इशू क्या है इसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। अलग अलग जो मीडिया हाउसेस होते हैं, न्यूज़पेपर्स होते हैं, उन्होंने भी इस संबंध में कटिंग्स निकाली है। हुंडई मोटर्स आईपीओ लाइव अपडेट, इशू ओपन्स, चेक द सब्सक्रिप्शन स्टेटस, जीएमपी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये खबर है। अब इसको थोड़ा सा मैं समझाने का आपको प्रयास करूंगा। फिलहाल की स्थिति में जैसा मैंने आपको बताया है कि 15 अक्टूबर से ये ओपन हो गया है। देश का अभी तक का सबसे बड़ा आईपीओ है और इसका इशू साइज 27,856 करोड़ रुपए। 27,856 करोड़ रुपए ये एक बहुत बड़ी रकम है। फिलहाल की स्थिति में देश के अंदर आज से पहले इतना बड़ा आईपीओ कभी भी नहीं आया। अब थोड़ा मैं समझाने का प्रयास करता हूं इसको। एक कंपनी जिसका नाम है हुंडई मोटर्स लिमिटेड। हुंडई मोटर्स लिमिटेड दक्षिण कोरिया की एक कंपनी। 1947 के अंदर ये कंपनी प्रारंभ हुई थी और 1967 से इसने बेसिकली कार निर्माता के क्षेत्र में बहुत अग्रणी क्षेत्र में धीरे धीरे काम करना शुरू कर दिया। ये कंपनी 1990 के दशक के बाद के टाइम पीरियड में भारत में एंटर हुई, और भारत के अंदर दो सबसे महत्वपूर्ण कार उस समय हुआ करती थी। ठीक है, एक थी मारुति और दूसरी थी सेंट्रा। जो सेंट्रो कार होती थी वो सेंट्रो कार इन्हीं की थी। मारुति के बाद में जो सेंट्रो कार इंडिया के लगभग हर घर में मतलब जो खरीदने की योग्यता रखते हैं, जितनी भी कारें देखी जाती थी उसके अंदर सेंट्रो कार महत्वपूर्ण नजरों से देखी जाती थी, तो वो इन्हीं हुंडई का एक ब्रांड थी। फिलहाल की स्थिति में हुंडई ने क्या करा है, जो इनकी दक्षिण कोरियाई कंपनी है हुंडई मोटर्स लिमिटेड, उसने एक इसकी जो सब्सिडरी कंपनी बनाकर भारत में छोड़ रखी है जिसका नाम है हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड। अब हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड भारत के अंदर इस पूरी की पूरी कंपनी का संचालन करती है। लगभग इनके 2 यूनिट हैं और दोनों के दोनों चेन्नई के आसपास के क्षेत्रों में अवस्थित है, जहां से लगभग ये 6 लाख कार प्रत्येक वर्ष यहाँ पे क्या करती है, निर्माण करती है, और उसके अंदर से कुछ कारें भारत में प्रयोग करी जाती है और कुछ ओवरऑल विश्व की अन्य देशों में एक्सपोर्ट कर दी जाती है। जैसा कि हम भारत धीरे धीरे प्रोडक्शन के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहा है, तो ये भारत के लिए एक बहुत ही ज्यादा बोला जाए तो खुशी की बात है कि ये जो कंपनियां हैं, इतनी बड़ी कंपनियां हैं, भारत में धीरे धीरे अपना जो बोला जाए तो मार्केट के बढ़ाने का प्रयास कर रही हैं। पर ये अच्छी बात होने के बाद आज घबराने की स्थिति है। ये क्यों है इसको मैं थोड़ा आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ये जो कंपनी जैसे मैंने बताई, 2 कंपनी, एक है हुंडई मोटर लिमिटेड जो दक्षिण कोरिया की कंपनी है, इसकी सब्सिडरी कंपनी है हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड। ठीक है, हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड पूरे इंडिया के अंदर इस कंपनी का संचालन करती है, और इस कंपनी ने अपनी जो टोटल वैल्यूएशन इंडिया के अंदर हमारा जितना ही वैल्यूएशन है
उसमें से 17.5% का इन्होंने क्या निकाला है, अपना शेयर निकाला है मार्केट में, और उसके अंदर 14.2 करोड़ ये शेयर बेचने वाले हैं। 14.2 करोड़ शेयर बेचकर ये लगभग 28,000 करोड़ रुपए मार्केट से निकालने वाले। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, भारत के अंदर आईपीओ आ रहा है तो ये तो अच्छी बात है, इकोनॉमी में भी बूम आएगा। आईपीओ आता है तो आईपीओ जो उस कंपनी को आगे बढ़ाने में हेल्प करता है, ये तो एक जनरल सा ट्रेंड है। तो इतना ज्यादा घबराने की बात क्या उसके अंदर, घबराने की बात है क्योंकि आईपीओ के संबंध में कहा जाता है कि जब भी आईपीओ आता है, आईपीओ क्यों निकाला जाता है, आईपीओ इसलिए निकाला जाता है कि कंपनी है, कंपनी को धन की आवश्यकता है, धन की आवश्यकता है तो मार्केट से यहाँ पर कंपनी के कुछ परसेंटेज को बेचकर, कंपनी के इक्विटी को बेचकर मार्केट से पैसा उठाया जाता है, ताकि हम भविष्य में ये जो पैसा आया है इसका प्रयोग अलग अलग सेक्टर्स में, उसी बिजनेस के अलग अलग सेक्टर्स में लगाकर वहां से उसको ग्रोथ करवा पाए, मार्केट में उसकी वैल्यू बढ़वा पाए, जो ओवरऑल डेवलपमेंट उसी बिजनेस का होना चाहिए। ये यहाँ पर मेन पर्पस होता है आईपीओ। पर फिलहाल की स्थिति में ये जो आईपीओ आया है, कपड़े तो आईपीओ के पहन के आई है, ये जो स्कीम लेके आई है हुंडई कंपनी, ये आईपीओ की स्कीम लेकर आई है कि हम आईपीओ के माध्यम से पैसा ला रहे हैं, पर ये जो पैसा आएगा उस पैसे का प्रयोग ये बिजनेस के डेवलपमेंट में प्रयोग नहीं करेंगे। इनका मूल उद्देश्य है कि इनकी जो पेरेंट कंपनी है, इन्होंने अपने आईपीओ में कहा है कि यहाँ से जो भी हम क्या करेंगे, पैसा लाएंगे, उसे हम ऑफर फॉर सेल, ओएफसी की कंडीशन में ला रहे हैं। ओएफसी का मतलब क्या होता है, ऑफर फॉर सेल, मतलब यहाँ पे जो भी पैसा हम आईपीओ के थ्रू कलेक्ट करेंगे वो सबका सब हम क्या कर देंगे, भारत के बाहर हमारी जो पेरेंट कंपनी है हुंडई मोटर लिमिटेड, उसको ट्रांसफर कर देंगे। तो ये तो भारतीयों के साथ एक धोखे वाली स्थिति हो गई कि इस आईपीओ को खरीदने वाले कौन है, आप और मेरे जैसे लोग, जो नॉर्मल पर्सन हैं, जो शेयर मार्केट की समझ रखते हैं, वो सभी लोग इन शेयर को खरीदेंगे और शेयर को खरीदने का हमारा मेन उद्देश्य क्या होता है कि आज हमने एक एस्टिमेटेड प्राइस रेंज पे क्या करा है, शेयर खरीदा है, धीरे धीरे कंपनी ग्रोथ होगी, ये शेयर भी ग्रोथ करेगा, तो उसका जो डिफरेंस का अमाउंट है हम उसके क्या होते जाएंगे, हकदार होते जाएंगे। और सालाना कंपनी जो क्या करेगी, इनकम जनरेट करेगी, उस इनकम में भी हमारा योगदान रहेगा, या उस इनकम का एक डिविडेंड के रूप में हमें पोर्शन मिलेगा। तो ये तो यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है। ये कंपनी तो सारा का सारा पैसा कहाँ ले जा रही है, बाहर लेके जा रही है, अपनी पेरेंट्स कंपनी को यहाँ पे डिपॉजिट कर रही है। तो ये एक चिंताजनक विषय है। जब यहाँ पर हुंडई इंडिया लिमिटेड से पूछा गया कि भैया क्या कर रहे हो, क्या खेला खेल रहे हो हमारे साथ में, तो इन लोगों ने बोला हम पैसे तो बाहर लेके जा रहे हैं, पर हम आने वाले लगभग 6 से 7 साल में 2030 तक आपके यहाँ 22,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो भैया ये तो दोनों हाथ घी में लेके चल रहे हैं। दोनों हाथ घी का मतलब क्या होता है कि इधर से आप पैसा बाहर ले जा रहे हो, कहाँ, अपनी पेरेंट कंपनी के पास में, और हमको बोल रहे हो 2030 में हम आके क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट भी भैया करोगे तो वो तुम इन्वेस्टमेंट करोगे ना, और इन्वेस्टमेंट करके तुम तो हमारे ऊपर क्या जताओगे, एक तरीके का एहसान जताओगे कि देखो हमने भारत जैसे एक डेवलपिंग कंट्री में क्या करा है, एफडीआई लेके आए हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेकर आए। तो एक तरीके से ये तो क्या हुआ, भारत के ऊपर एहसान करने जैसी स्थिति हो गई। पैसा किसका, भारत के लोगों का। प्रयोग कौन कर रहे हो, तुम कर रहे हो। एहसान किसको जता रहे हो, भारत के लोगों के ऊपर जता रहे हो कि देखो हमने आपके साथ में क्या करा है, अच्छा करा है। तो ये जो हुंडई का एक चाल थी, ये अब देखते हैं क्या होता है भविष्य में। पर ओवरऑल ये जो हुंडई ने करा है ये गलत है। इसे बोला जाए तो रॉन्ग प्रैक्टिसेस में कंसीडर करा जाता है कि आप आईपीओ का नाम ले रहे हो और आईपीओ के माध्यम से आप पैसा लेके बाहर जा रहे हो। ठीक है, तो ये आज की प्रमुख कहानी थी। अब थोड़ा सा हुंडई के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। हुंडई जो कंपनी है, यहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया कि ये 1947 में बनी थी, और 1947 में बनने के बाद 67 से इन्होंने काम ठीक तरीके से चालू कर दिया था। यहाँ पर बोला जाए तो ये अलग अलग तरीके से हुंडई के रेफरेंस दे रखे। ये जो एमडी है फिलहाल की स्थिति में, व्यक्ति साउथ कोरिया के ही यहाँ पर क्या है, ये एमडी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। हमारा जो बोला जाए तो हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड भारत की दूसरी बड़ी कार निर्माता कंपनी है, और इन्होंने अगस्त 2024 तक में 63,175 कारें भारत में बेच दी हैं इस वर्ष के अंदर, जो पिछले वर्ष 2023 की तुलना में कम हुई है। 2023 में 71,435 कारें फिलहाल की स्थिति में इन्होंने बेची थी। और भारत के अंदर ये अलग अलग ब्रांड जैसे कि ग्रैंड, i10 नियोस, i20, वर्ना, एक्स्टर, वेन्यू, क्रेटा जैसे ये ब्रांड भारत के अंदर संचालित करते हैं। ये दक्षिण कोरिया के वो व्यक्ति हैं जिनके माध्यम से इन कंपनी का निर्माण करा गया था। चोंग जूंग यूंग करके जो व्यक्ति हैं, इन्होंने ही पूरी की पूरी हुंडई कंपनी का यहाँ पर बोला जाए तो डेवलपमेंट करा और उस कंपनी का संचालन करा। 1947 में कंपनी शुरू हुई थी। हुंडई की शुरुआत 1947 में जूंग यूंग सुंग ने
दुबई की इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ में करी थी और 1968 में इन्होंने ऑटोमोबाइल उद्योग में अपना कदम रखा था। ठीक है, 1975 में इन्होंने अपनी देश में पहली गाड़ी प्रस्तुत करी थी और ये जो उस समय गाड़ी निकली थी पब्लिक की तरफ से इन्हें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला था। 1990 के दशक में यहाँ पर गाड़ियों को इन्होंने एक अलग तरीके से पहचान दिलाई। 1996 में इन्होंने भारत में कार लॉन्च करी, जो क्या है हैचबैक करके, ये जो हुंडई सेंट्रो लॉन्च करा था इनने। 1999 में अपनी दूसरी कार हुंडई एक्सेंट लॉन्च करी थी और धीरे धीरे कंपनी एक के बाद एक गाड़ियां लॉन्च करती गई और भारत के अंदर लगभग सालाना इनकी कैपेसिटी 6 लाख कारों का यहाँ पर निर्माण करने की 6 लाख कारें हैं वार्षिक तौर पर। भारत के जो दो यहाँ पर मैंने आपको कारखाने बताए जो चेन्नई के आसपास हैं, उनके माध्यम से संचालित करती है और कह रही है कि आने वाले भविष्य में 2030 तक हम जो निवेश करेंगे उससे हम 10 लाख कार सालाना भारत के अंदर से निर्माण करेंगे और कुछ कारें भारत में देते हुए मतलब बेचते हुए उनका जो एक्सपोर्ट भारत के अलावा अन्य कंट्रियों में भी करेंगे। यहाँ पर भारत में मारुति के बाद में ये दूसरी कंपनी आती है कि यहाँ पर जो हुंडई है जो अलग अलग तरीके से अपने ब्रांड्स को भारत के अंदर सेल करती है। ठीक है, यहाँ पर बोला जाए तो जो हुंडई कंपनी है उसके जो थोड़े से इशू शेयर की डिटेल जान लेते हैं। यहाँ पर 15 तारीख से लेकर 15 अक्टूबर 2024 से 17 अक्टूबर 2024 तक इनके शेयर के आप यहाँ पे क्या कर सकते थे, अप्लाई कर सकते थे। इनका इशू साइज यहाँ पर 27,870 करोड़ रुपए का यहाँ पर रखा गया, मतलब ओवरऑल 28 करोड़ के आसपास ही ये वैल्यू पहुंच गई पूरी। और इनका मार्केट लॉट साइज कितना है, 7 शेयर का। मतलब अगर कोई व्यक्ति इनके शेयर खरीदना चाहता है तो 7 शेयर तो उसे कंपलसरी खरीदने ही पड़ेंगे। और फिलहाल की स्थिति में इनके शेयर का प्राइस क्या रखा गया है, शेयर प्राइस है 1865 से लेके 1960 तक, मतलब इस प्राइस रेंज पे आपको 7 शेयर खरीदना पड़ेंगे। ओवरऑल आपको 13,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हुंडई में करना पड़ेगी, तब जाके आप इसके शेयर को खरीद पाएंगे। ठीक है, ये तारीखें आप थोड़ी सी देख लीजिए। इसकी ओपनिंग 15 अक्टूबर को, उनकी क्लोजिंग 17 अक्टूबर को। जैसे आज का दिन जो 18 तारीख है, 18 तारीख को इनके शेयर का यहाँ पर क्या होने वाला था, अलॉटमेंट होने वाला था और शेयर मार्केट में लिस्टिंग इनकी 22 अक्टूबर को है। मतलब यहाँ पे आपको पता कब पड़ेगा कि आपको शेयर मिले या नहीं मिला है, ये आपको 22 तारीख को यहाँ पर पता पड़ने वाला है। ये जो इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी होती है आईपीओ की, उसको भी थोड़ा सा आप जान लीजिए। बेसिकली 3 कैटेगरी होती है। एक होती है आरआरआई, जिसके अंदर 2 लाख से कम के अंदर निवेश करा जाता है। दूसरी होती है एनआईआई या एचएनआई, जिसके अंदर 2 लाख से ज्यादा का यहाँ पर निवेश करा जाता है। इसके अंदर भी 2 कैटेगरी आती है। एक कैटेगरी एसएनआई, जिसके अंदर 10 लाख से कम निवेश करा जाता है और दूसरी होती है बीएनआई, मतलब जिसके अंदर 10 लाख से ज्यादा यहाँ पर निवेश करा जाता है। और ओवरऑल तीसरी कैटेगरी क्यूआईबी होती है, जिसके अंदर हम यहाँ पर 10 करोड़ से ज्यादा और दूसरे वाले में हम क्या करते हैं 40% ऑफ क्यूआईबी से ज्यादा यहाँ पर क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। तो ओवरऑल ये जो हुंडई का हमने यहाँ पर प्राइस रेशो देख लिया कि किस तरीके से हुंडई अपने शेयर को यहाँ पे क्या कर रही है, मार्केट में लॉन्च कर रही है और किस किस तरीके के इन्वेस्टर इसके अंदर पैसा यहाँ पर लगा सकते हैं। फिलहाल की स्थिति में थोड़ा सा हम यहाँ पे डिफरेंस भी जान लेते हैं। यहाँ पर आईपीओ और जो ऑफर फॉर सेल होता है क्या है। तो बेसिकली मैंने आईपीओ के संबंध में तो आपको बता दिया। आईपीओ क्यों लाया जाता है, बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए, कि आज मेरे बिजनेस में पैसे की कमी है, आईपीओ लाओ और आईपीओ से जो पैसा आएगा उससे बिजनेस के जो जो सेक्टर्स होंगे उन्हीं में उस पैसे को यूज करा जाएगा। जबकि ऑफर फॉर शेयरिंग में क्या, ऑफर फॉर सेल के अंदर क्या होता है, जो पैसा आएगा उस पैसे को हम बताएंगे नहीं कहाँ प्रयोग कर रहे हैं। मालिक यहाँ पर ले जाना चाहे तो कुछ भी कर सकता है, कोई उसको रोक टोक यहाँ पर होती नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं ओएफएस या बोला जाए तो आईपीओ में यहाँ पर बेसिकली क्या डिफरेंस पाया जाता है। ठीक है, भारत के अंदर जो टॉप आईपीओ फिलहाल की स्थिति में आए हैं उनके अंदर स्थिति जान लेते हैं कि प्रीवियस क्या स्थिति रही है। यहाँ पर आप देखेंगे कि 5 आईपीओ, जिसके अंदर एलआईसी 2022, बोला जाए तो पेटीएम 2021, कोल इंडिया 2010, उसके बाद रिलायंस पावर का यहाँ पर देखने को मिला है 2008 में और उसके बाद जीआईसी के 2017 में यहाँ पर आईपीओ देखने को मिलते हैं। और ये तीनों के जितने पांचों के पांचों आईपीओ है ना, पांचों के पांचों आईपीओ में सिर्फ कोल इंडिया का जो शेयर है वो ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ था। ओवर सब्सक्राइब का मतलब क्या होता है, मान लीजिए एज्यूम करिए कि कंपनी ने 100 शेयर यहाँ पे क्या करें हैं, इशू करें। अब 100 शेयर इशू करें हैं तो कंपनी की मार्केट में क्या होती है, वैल्यू होती है। अगर लोग ज्यादा चाहते हैं कि हमारे पास भी इस कंपनी के शेयर हो तो वो क्या करते हैं, डिमांड करते हैं। और डिमांड करते हैं तो 100 शेयर के लिए ज्यादा एप्लीकेशन आ जाती है। इट मीन्स अगर 100 शेयर खरीदने के लिए यहाँ पर 100 शेयर यहाँ पे बेचे गए हैं तो 100 शेयर यहाँ पर खरीदने के लिए लोग आना चाहिए, पर 100 ना आते हुए 100 से ज्यादा आ जाए। इट मीन जितने शेयर हम यहाँ पे मार्केट में लॉन्च करते हैं उससे ज्यादा की हमें जब एप्लीकेशन आती है तो उसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन।
तो सिर्फ एक ही शेयर में यहाँ पर क्या हुआ था, एक ही कंपनी जिसको बोलते हैं कोल इंडिया, उसी के अंदर ही ओवर सब्सक्राइब शेयर हुए थे। अदरवाइज जितने भी LIC है, पेटीएम है, रिलायंस है, इन सभी में अंडर सब्सक्राइब हुए थे, अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ था। ओवरऑल जो भी यहाँ पर स्थिति थी, वो जितने भी शेयर थे वो घाटे में चले गए थे। यहाँ पर हुंडई कंपनी ने अपना यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर का डाटा भी प्रस्तुत करा है, जिसके अंदर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इट मींस गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद में इनके प्रॉफिट की स्थिति इन्होंने बताई है, जो 2018, 19, 20, 21, 22 और 23 के अंदर क्या है यहाँ पे बढ़ती हुई स्थिति में दिख रही है, जो फिलहाल यहाँ पर 4,654 करोड़ रुपए यहाँ पर बताया जा रहा है और इनकी नेटवर्थ 19,778 करोड़ रुपए यहाँ पर बताई जा रही है। मोटर इंडिया लिमिटेड की फाइनेंशियल कंडीशंस के बारे में तो ये आपको मैं बता ही चुका हूं, जो पिछले स्लाइड के अंदर हम देख चुके हैं। फिलहाल की स्थिति में ये भारत के अंदर जो टॉप मोस्ट डिमांडिंग कारों में से एक है और धीरे धीरे भारत के अंदर अपना मार्केट सेगमेंट बढ़ाती जा रही है। आने वाले समय में हम देखते हैं कि स्थिति क्या होती है। क्योंकि ये जो हुंडई कर रही है, अगर ये कुछ कर रही है तो कुछ सोच के ही कर रही होगी। इतनी बड़ी कंपनी है, इतनी बड़ी जो मार्केट में लॉन्चिंग हो रही है, तो कुछ सोच समझ कर ही इन्होंने करा होगा। इसके पीछे इनका कुछ तर्क वितर्क तो होगा ही, अदरवाइज यहाँ पर इतना बड़ा IPO नहीं आता। ठीक है, अब IPO आया है तो एक चीज और समझ लेते हैं, जिसको बोलते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशो। प्राइस टू अर्निंग रेशो क्या होता है? प्राइस टू अर्निंग रेशो का एक फॉर्मूला होता है, जिसका मतलब क्या होता है, स्टॉक प्राइस और अर्निंग पर शेयर। यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि आपका जितने का शेयर है, वो शेयर प्राइस के बाद आप जितनी क्या करते हैं, कमाई करते हैं, उसके आधार पर इसकी कैलकुलेशन करी जाती है। यहाँ पर हुंडई ने क्या करा है, 1800 से 1900 के आसपास का यहाँ पर क्या करा है, शेयर खरीदा, शेयर मतलब लॉन्च करा। और यहाँ पर ये जो वैल्यू है जितनी ज्यादा बड़ी होती हुई जाएगी, उतना ज्यादा स्थिति क्या रहती है, खराब रहती है। ये PE रेशो जितना कम आए उतना ज्यादा बिजनेस के लिए अच्छा होता है, उतना ज्यादा कंपनी के लिए यहाँ पर अच्छा होता है। तो फिलहाल की स्थिति में कंपनी ने यहाँ पर 1800 से 1900 की जो प्राइस रेंज को चूज करा है, वो बड़ी संतोषजनक तो नहीं कह सकते, पर कंपनी ने कुछ सोचा है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तर्क वितर्क तो होंगे ही, कुछ ना कुछ प्लानिंग तो इनकी होगी। पर जनरल ट्रेंड में ऐसा देखा जाता है कि अगर कंपनी क्या कर रही है, PE रेशो ज्यादा ला रही है, मतलब वहां पर उस शेयर की स्थिति अच्छी नहीं है। हालांकि ग्रे मार्केट में भी इनकी कोई डिमांड नहीं चल रही है। ग्रे मार्केट क्या होता है उसको भी मैं आपको थोड़ा धीरे से बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो मैंने आपको बताया, पिछले 5 जो कंपनियां हैं उनकी यहाँ पर स्थिति आप देख सकते हैं, जिनके अंदर LIC, पेटीएम, कोल इंडिया, जनरल इंश्योरेंस कंपनी, SBI कार्ड, रिलायंस पावर, सब के सब माइनस में चल रहे हैं। ठीक है, सबके सब माइनस, सिर्फ और सिर्फ कोल इंडिया था जिसकी स्थिति ठीक ठाक थी, जो क्या हुए थे, यहाँ पर ओवर सब्सक्राइब यहाँ पर हुए थे। तो फिलहाल की स्थिति में ये जो कंपनी चल रही है, इसके IPO के संबंध में जो भी जानकारी है वो 22 तारीख को हमें एक्यूरेट पता पड़ जाएगी कि किस व्यक्ति ने पैसा लगाया था, और लगाया था तो उसके ऊपर उसको अलॉटमेंट हुआ या नहीं हुआ। पर फिलहाल की स्थिति में जो ग्रे मार्केट होता है उसके अंदर IPO की स्थिति या IPO जो आया है उसकी इतनी ज्यादा चर्चा नहीं है। अब ग्रे मार्केट क्या होता है, जैसे मान लीजिए जिस चीज की अवेलेबिलिटी नहीं होती, तो फिर उसकी डिमांड बढ़ जाती है। अब डिमांड बढ़ती है तो जैसे मान लीजिए आज आपको एक मूवी देखने जा रहे हैं, मूवी लगी है आज थिएटर में, और आप चाहते हैं आज पहले ही दिन पहला शो में देख के आऊं, तो जो मार्केट में टिकट का प्राइस रेंज चलता है 250, 300, 500, तो आपको वो जो प्राइस है उस प्राइस से ज्यादा पे करना पड़ेगा, तब जाके आपको टिकट मिल पाएगा, अदरवाइज आपको टिकट नहीं मिल पाएगा। तो ऐसा ही होता है जब शेयर अलॉटमेंट होते हैं, तो हर किसी को शेयर अलॉट नहीं हो पाते हैं। कुछ व्यक्ति मिल जाते हैं, कुछ व्यक्ति को रह जाता है, कुछ को वेटिंग में डाल दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर ग्रे मार्केट से कनेक्शन रखे जाते हैं। ग्रे मार्केट के अंदर ब्लैक में आपको शेयर मिल जाते हैं। तो ग्रे मार्केट में भी ऐसे कैश लगा रहे हैं कि भैया ये जो IPO आया है इसका कोई इतनी ज्यादा बातचीत चल नहीं रही। मतलब ओवरऑल ये जो स्थिति है इसकी खराब स्थिति है। ग्रे मार्केट में खबरें चलना चाहिए, ग्रे मार्केट में खुसर पुसर होना चाहिए शेयर के बारे में, पर वो स्थिति अभी यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। मतलब ओवरऑल शेयर तो अलॉटमेंट सबको हो ही जाएगा, पर इसकी स्थिति ओवर सब्सक्राइब्ड वाली होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। तो फिलहाल की स्थिति में ये जो हुंडई इंडिया लिमिटेड के बारे में मैंने आपको बताया, क्या स्ट्रेटेजी थी ये तो अब हुंडई जाने, पर हुंडई ने क्या गेम इंडिया के लोगों के साथ में करा है ये मैंने आपको प्रदर्शित करा है। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।